हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मांग की लोच, जिसे हम लोग कह सकते हैं मांग की मूल्य लोच, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इससे संबंधित जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पिछले क्लास में लोग समझ चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जाकर के जरूर देख लेना। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस सिर्फ करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करने हैं और हमारा क्या तरीका है जो आप हमसे सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से हल करते हैं, लेकिन जो हमारा अप्रोच है वो थोड़ा अलग है और वही मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी आ जाए। जैसे कि जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर जो हो दे देना पर्याप्त होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर में थोड़ा सा आप अप्रोच बदलिए और यहाँ पर सोच करके देखिए कि जब तक कोई चीज़ आप डायग्राम में ना प्लॉट करें, डायग्राम में ना दिखाएं, तब तक लोगों को अच्छा दिखता ही नहीं है, लोगों को इजीली समझ में ही नहीं आते। इसलिए हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि जहां कहीं भी संभव है डायग्राम बनाने की बात है बना दीजिए। अब क्या डायग्राम सर हर जगह पर बनाए? नहीं, डायग्राम जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर से ज़्यादा मार्क्स वेटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर आपको डायग्राम प्लॉट करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि डायग्राम हर जगह रखा करिए, क्योंकि डायग्राम के जरिए क्या होते हैं ना, आपकी अंक कटने की संभावना खत्म हो जाती है। डायग्राम ही अच्छा एक तरीका है जिसमें कि आप पूरी डिटेल में जानकारी दे देते हैं। एक छोटे से पिक्चर में सब कुछ बातें शामिल हो जाती है और डायग्राम बनाने में ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं लगने वाला है, बहुत ही आसान है। मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, कहाँ पर कब डायग्राम बनता है, उसके कैसे जो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखते हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं मात्र एक ही वीडियो के अंतर्गत। आइए शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है अपना और व्यष्टि अर्थशास्त्र अपना चल रहा है, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग देख रहे हैं दूसरा चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। एनसीईआरटी के अंदर में इसी चैप्टर का नाम क्या है? उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। यहां से देखिए कि पिछली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मांग की लोच होता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग बोलते हैं मांग की मूल्य लोच, या फिर कह लीजिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर आप इसका नाम देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की मूल्य लोच, ये भी कह सकते हैं मांग की मूल्य लोच। तो मांग की मूल्य लोच बोलिए या फिर मांग की लोच बोलिए, सेम बातें हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ, या फिर बोल दीजिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाम क्या देंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? ये बातें समझ आ गई है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलिए या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलिए, दोनों एक ही बात है। डिनोट कैसे किया जाता है? तो देखिए इस चीज को लिखा जाएगा यहां पर ईडी करके। आप चाहें तो अथवा में बोलिए, यहां पर कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ईडी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये भी ठीक है आपके लिए और ये भी ठीक है आपके लिए, दोनों सही है। दोनों के दोनों तरीके सही है। कैपिटल में ई लिखो, स्मॉल में डी लिखो, या फिर ईडी केवल लिख दो, दोनों स्मॉल में, दोनों चलेंगे। तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो मांग की लोच या फिर प्राइस इलास्टिसिटी लिखने के बजाय आप इस प्रकार से सिंबल वाइज यूज कर लीजिए ईडी करके। ठीक है, एक और बात यहां पर कंप्लीट करते हैं कि आज का हमारा टारगेट सिर्फ ये है, हम लोग सिर्फ समझने वाले क्या हैं, मांग की लोच से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं और यहां पर हमने किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। पॉइंट नंबर 1 कि पिछली क्लास में ही हम लोग सीख रहे थे कि ये जो मांग की लोच है, ठीक है, मांग की लोच है, इसको सबसे पहले ध्यान दीजिए। मांग की लोच, इसके डेफिनेशन पे ही सबसे पहले आएंगे हम लोग। मांग की लोच को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बार बार इसको हमने नाम दिया है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये हम लोग तो समझ गए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बनते हैं। मैं ऐसे लिखूंगा इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। या फिर कह लीजिए इसको, मैं नीचे लिखूंगा यहां पे, मांग की लोच। ये होता क्या है भैया, ये होता क्या है? तो सबसे पहले यहां पर देखोगे, यहां पर ये बताता है दी, यहां पर रेट ऑफ चेंज। अच्छा, एक टर्म यहां पर मैं बता रहा हूं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज। या फिर ऐसे शुरुआत में लिख दूं तो थोड़ा और बेहतर रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है आपकी एक एक टर्म यहां पर क्लियर होने जरूरी है। रेट और इसको क्रॉस करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इलास्टिसिटी को, इसको बोल दीजिए रेट ऑफ चेंज, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। अब यहां से मजा आएगा, देखो आपको कैसे रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे। इसका तरीका होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखते हैं डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट, यही बताया था मैंने आपको। और एक और फॉर्मूला हमारे पास आया था डाइवर्ट होकर के, ठीक है, वो क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, ये दोनों फॉर्मूले सही हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले पर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, इसी को अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया आपका। अब समझिए, अगर मान लो हमें यहां पर कोई x वस्तु पता है और उस वस्तु का मूल्य भी हमें पता है, कितना है, हम यहाँ पर वस्तु का नाम दे सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ लिख दीजिए P1, तो पता चल जाता है पहले वाला प्राइस है। और हमें पता है बाद वाला भी प्राइस, पहले का प्राइस है मान लो 5 रुपये और बाद में हो जाता है 7 रुपये। जो 5 रुपये वाला प्रोडक्ट था वो हमारा डिमांड हो रहा है मान लो, यानी कि Q1 जो हमारा है वो मान लेते हैं कि 10 यूनिट है। 5 रुपये प्राइस के हिसाब से 10 यूनिट की डिमांड हो रही है मार्केट में। लेकिन जब प्राइस बढ़ा तो आपको पता है प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड क्या होता है, घट जाता है ना। तो डिमांड को जरा घटा दीजिए पहले की तुलना में। पहले 10 यूनिट था, अब हो सकता है 7 यूनिट, 8 यूनिट, 5 यूनिट, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि प्राइस पहले जो हो कम था, अब ज्यादा हो गया। तो प्राइस जैसे ही ज्यादा हुआ, आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, तो लिख दीजिए यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। ये सिर्फ समझने के लिए है, अर्थात मांग के नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार, वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। अब मुझे बताओ, अगर हम कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार, तो यहां पर क्या ये फिट पहले है क्वेश्चन या नहीं, इस पर ध्यान देना बनता है। अभी क्वेश्चन पर आएंगे, एक एक करके आएंगे, पहले बेसिक फंडा क्लियर करो आप। प्राइस पहले कम था, अब ज्यादा हो गया, तो प्राइस क्या हुआ है, ज्यादा। आप इंडिकेट ऐसे करते हो ना, P फॉर प्राइस, और ज्यादा है तो आप ऊपर की तरफ एरो दे देते हैं। तो प्राइस ज्यादा होने के साथ क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ है, मांग की गई मात्रा क्या हुआ है, मांग की मात्रा पहले जो है वो कम था या ज्यादा था, पहले जो है ज्यादा था, अब कम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि प्राइस जो है बढ़ गया, इसकी वजह से डिमांड घट गया। तो प्राइस बढ़ा और डिमांड घट गया। क्या ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है या नहीं? जी सर बताता है। इनवर्स रिलेशनशिप है ये क्या है? यही तो है विपरीत संबंध, यही है
इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप किसके, बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। हिंदी में कैसे लिखोगे इस चीज को, मैं अलग कलर से यूज कर लेता हूं। लिखेंगे मांग की गई मात्रा तथा वस्तु के मूल्य के बीच, वस्तु के मूल्य के बीच विपरीत संबंध, विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध होता है, सीधा आप लिखिए। क्या समझ में आया कि मांग के नियम के अनुसार ऐसा रिलेशन होता ही है, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को पहले ही पढ़ रखा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल किसके अनुसार सेट हुआ, मांग के नियम के अनुसार। इसका मतलब कि आपके जो भी क्वेश्चन सब आएंगे वो बिल्कुल और बिल्कुल मांग के नियम के आधार पर ही बन करके आएंगे। इतना तो कंफर्मेशन मिल गया होगा आपको, क्योंकि यहां पर जो है प्राइस पहले कम था, प्राइस बढ़ा, तो प्राइस जैसे बढ़ा मांग की मात्रा घट गया, वही इंडिकेट किए कि प्राइस बढ़ने के साथ मांग घट गया। और इसके विपरीत भी आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसा ही सवाल रहेगा। और यहां पर मान लो ऐसा हो जाए, हम डेटा चेंज कर देते हैं। अब ये मान लेते हैं कि प्राइस ऐसा हो गया, पहले वाला प्राइस 7 रुपया, बाद में जो है प्राइस 5 रुपया, प्राइस कम हो गया यहां पर। तो आप यहां नीचे की तरफ इस बार इंडिकेट कर सकते हो। और जैसे प्राइस कम होता है, लोगों को सामान सस्ता लगने लगा, लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर पहले डिमांड कितना था, पहले मान लीजिए कि डिमांड था यहां पर 5 यूनिट, तो अब डिमांड होने लगा 10 यूनिट। मतलब वही पूरा पूरा जो डेटा यहां पर था, इसी डेटा को हमने इस बार क्या कर दिया है, पलट दिया है। मतलब इस प्रकार की भी आपको देखने को मिल सकता है कि जैसे ही कोई वस्तु सस्ती हो रही है, लोग उसका डिमांड बढ़ा दे रहे हैं। तो जैसे कोई वस्तु सस्ता हुआ, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, तो यहां पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मांग की गई मात्रा और मूल्य के बीच यहां पर भी कैसा रिलेशन है, उल्टा है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि पहले का प्राइस बाद का प्राइस, पहले की क्वांटिटी डिमांड बाद का क्वांटिटी डिमांड, या फिर ऐसा दिख सकता है पहले का प्राइस बाद का प्राइस, पहले की क्वांटिटी डिमांड बाद का क्वांटिटी डिमांड, तो सिर्फ इनके बीच में रिलेशन को देख लेना कि ये लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। उसके बाद अगला स्टेप आपका होता है। तो अभी तो बेसिक फंडा क्लियर हो गया, अभी हमें और कुछ जरूरत नहीं है। जो परसेंटेज की जरूरत है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा आगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो इस प्रकार का बन सकता है कि यदि, क्वेश्चन क्या बना, यदि इलास्टिसिटी, यहां पर पहले प्राइस ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं। मान लीजिए कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बोल दिया कि 20 है, और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बोल दिया 40 है, और कह रहा है क्या, तो बताइए तो ईडी बराबर क्या होगा। क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं, मुझे ये जानना है सिर्फ। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो चीज़ मैं हिंदी से लिख रहा हूँ इधर, वो कोई बहुत बड़ा हिंदी और इंग्लिश है नहीं। क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी लगाओ। इफ़ को अगर तुम कहोगे सर आपने इंग्लिश से नहीं लिखा तो इफ़ यहाँ पर लिख दिया हमने, एक बार, बार बार नहीं प्रयोग करेंगे इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा तो इतना तो आप लोग जागरूक हो ही बहुत अच्छे से। डेल्टा क्यू परसेंट जो है वो हमने कितना लिया हुआ है, 40 लिया हुआ है। देन तो कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो वो कितना होगा। तो अब लीजिए, इधर हिंदी में सवाल, इधर इंग्लिश में सवाल।
क्या यहाँ पर ज़्यादा कुछ हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं ना, डरोगे नहीं ना। ठीक है, तो यदि यहाँ पर जो पहले का जो प्राइस परसेंटेज दे दिया कि इतना चेंज हुआ प्राइस, है ना, और इतना जो क्वांटिटी चेंज हुआ, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकलेगा? तो ऐसे वाले सवाल जो है आपको सीधे सीधे हल करने होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि, एक बार मात्र लिखेंगे, सारा प्रोसेस आप सीख जाओगे खुद ही। तो मैं यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करने वाला हूँ आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि दोनों मीडियम में यहाँ पर नॉमेरिकल सॉल्व ऐसे है ही नहीं कि ज़्यादा मैं हिंदी या इंग्लिश बोलूँगा, क्योंकि दोनों मिक्स करके ही आपको बता रहा हूँ यहाँ पे शुरुआत में। तो आप समझ जाओगे कि मैं कैसे कैसे प्रोसेस करूँगा आगे। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जब बच्चे, जहाँ पर मैं लिखूँगा हम जानते हैं कि, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट। ठीक है ना। अब ये काम तो हो गया हमारा। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा क्यू परसेंट, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए हिंदी इंग्लिश में क्या ज़्यादा फर्क है क्या? कुछ नहीं ना। नॉमरिकल में यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश लिख सकते हैं पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश लिख सकते हैं नॉमरिकल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आते हैं डेल्टा क्यू परसेंट का वैल्यू देखते हैं कितना है, 40 है, और डेल्टा पी परसेंट का वैल्यू 20 है। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर कितना निकल गया? 2। दैट इज हम कह सकते हैं, अब बताओ मुझे, क्या 2 ईडी का वैल्यू 1 से ज्यादा आया या कम आया? तो ईडी बराबर आ गया 2, इसका मतलब ईडी का वैल्यू क्या आया है? 1 से ज्यादा आया है। तो ऐसे ही कंपैरिजन किया जाता है कि ईडी बराबर जो आया वो 2 से, मतलब 2 आया है, मतलब 1 से ज्यादा आया है। तो ईडी जो आया है वो क्या है? ज्यादा। किसकी तुलना में ज्यादा? 1 से ज्यादा। तो आप ऐसे ही इंडिकेट करते हैं, और यहां पर इंडिकेट करने के बाद आप बता सकते हो कि ये नाम क्या देंगे इसका? इसका नाम देंगे हम लोग यधिक लोचदार मांग। यधिक लोचदार मांग। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कैलकुलेशन अलग करेंगे? नहीं, सेम कैलकुलेशन यहां पर होगा कि डेल्टा क्यू परसेंट 40 है, डेल्टा पी परसेंट 20 है, दोनों का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा? 2। ईडी का वैल्यू आ गया 2। अभी लोग भी यहां पर ऐसे ही लिखेंगे कि दैट इज ईडी जो आया है वो ग्रेटर देन 1 आया है, और इसी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक, ठीक है, डिमांड। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो चाहे तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हम प्रोसेस कैसा कर रहे हैं। अब जहां कहीं भी हम हिंदी से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या? हम जानते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे वी नो दैट। सिर्फ इतना सा बात है, तो कहीं तो कुछ है ही नहीं हिंदी इंग्लिश का बात। ठीक है, तो आप लोग अब समझदार हो गए हो। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिएगा, क्या सर हम डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल। वाई एक्सिस पर हमेशा से रखा जाता है प्राइस को, यानी कि वस्तु का मूल्य, और एक्स एक्सिस पर रखा जाता है क्वांटिटी डिमांड को। क्या रखा जाता है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की गई मात्रा। इतनी सी बात हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि पहले का प्राइस कितना है, पहले की क्वांटिटी डिमांड कितना है, नहीं पता है ना। हमने तो सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज चेंज लिया हुआ है। पहले का प्राइस बाद का प्राइस पता है क्या? नहीं, हमें सिर्फ पता है कि मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन, यही केवल पता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस से ऐसे करके, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस में दिखेगा। ठीक है, वाई एक्सिस से हमने इधर स्ट्रेट लाइन खींच दिया बिल्कुल। अब हम लोग वर्टिकल लाइन एक यहाँ से खींचेंगे, हमने ये भी तैयार कर लिया। ये अपने मन के हिसाब से तैयार करना है सुंदर तरीके से। इसका क्या आइडिया है मैं बताता हूँ। एक्स एक्सिस पर तो हमेशा क्वांटिटी डिमांड मांग की मात्रा रहेगा। क्या रहेगा एक्स एक्सिस पर?
मांग की मात्रा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पर लिख लेंगे मांग की मात्रा। वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, वस्तु का मूल्य, सिर्फ आप मूल्य भी लिख सकते हैं, प्राइस भी लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डायग्राम के अंदर, फॉर्मूला के अंदर कहीं पर भी अंग्रेजी टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहीं पर भी हिंदी टर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखो। तो सबसे पहले हमने ये जो लाइन खींचा है इसका कहीं तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट मतलब इतनी जो लंबाई है इसका कहीं तो बीचों बीच होगा, तो उसी बीचों बीच से हमने एक सीधा लाइन खींच दिया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जैसे लाइन खींचा, हमें ये बात ध्यान रखना है कि इसका भी तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, इतनी लंबी रेखा जो है इसका भी कहीं ना कहीं बीच बिंदु आएगा, तो उसी पर ला करके हमें इसे मिला देना है। शुरुआत में ऐसा रखिए, सुंदर लगेगा डायग्राम। और मान लीजिए कि पहले का प्राइस है और उस समय मांग की मात्रा इतनी हो रही थी। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 20। मतलब क्या करने हमें, डायग्राम जो है वो प्राइस ये है, प्राइस लाइन वाला ये है। अब वृद्धि दिखाया है या कमी पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर तुम कहोगे क्या सर यहाँ पर एक वैल्यू कोई नेगेटिव में हो सकता था, हाँ हो सकता था, साइन के साथ रहेगा जिससे पता चलेगा कि यहाँ पर कम हुआ है, बट हमें लगानी जरूर नहीं है अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो 20% जो प्राइस बढ़ा दिया। अब आप ये भी जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे ही कोई वस्तु यहाँ पर अगर महंगी हो गई होगी 20% मान लीजिए मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि 20% महंगा हो ही गया, तो डिमांड क्या होगा, तो जिस समय प्राइस बढ़ जाता है डिमांड घट जाता है, तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लीजिए डिमांड घट गया, क्या हुआ, डिमांड घट गया, तो आप यहाँ पर नाम दे दीजिए Q2। तो इससे पता चलता है अगर प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, तो मांग की मात्रा घट गया। देखिए ओरिजिन के साइड में आ रहा है घटते हुए, तो ये पहला पॉइंट था, ये बाद वाला पॉइंट है, दोनों को आपस में मिला दीजिए, एक सीधी रेखा बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, यही हो गया मांग की रेखा। और इसका नाम आप दे सकते हैं डी से लेकर के डी तक, डी डी मांग वक्र है, मांग की रेखा है। अब आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि सर प्राइस थोड़े ना केवल बढ़ा होगा, प्राइस हो सकता है घट भी गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए कि इस बार 20% प्राइस क्या हो गया होगा, घट गया होगा। तो मांग की मात्रा क्या होती है, प्राइस घटने के साथ, पता ही है आप लोगों को, जैसे ही प्राइस यहाँ पर घटा होगा 20%, तो मांग की मात्रा इधर बढ़ गया होगा। जो मांग की मात्रा पहले ये वाला था ना सीधी लाइन, अब ये बढ़ गया होगा इधर, तो आप इधर ले जाइए, मांग की मात्रा को दिखा दीजिए, यहां पर कर दीजिए आप Q3 और एरो आप आउटसाइड दिखाइए इधर करके। तो यहां पर जब घटा था तो 40% और बढ़ा था तो 40%। इस प्रकार से आपको काम करने होंगे। तो ये जो रेखा बना हुआ है, ये मांग की रेखा, ये अधिक लोचदार को ही बता रहा है। क्यों? क्योंकि मांग के साइड में देखो, मांग की मात्रा एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस के साइड में देखो चौड़ाई ज्यादा है, वाई एक्सिस में देखो चौड़ाई कम है, एक्स एक्सिस में फिर से देखो चौड़ाई ज्यादा है, इसमें चौड़ाई कम है। तो यहां पर आपको ऐसे ही काम करने होंगे। उम्मीद है ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसके माथे पर आप लिख सकते हैं कि ED बराबर क्या आया, ग्रेटर देन 1। हो गया, यही आपको काम करने थे। मतलब कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन इंग्लिश, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस तो सेम है, और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इधर हो गया, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस पूरा करने के बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये पूरा प्रोसेस करने के बाद डायग्राम बना सकते हैं। हो गया काम हिंदी मीडियम वालों बच्चों का। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो अब आगे जो प्रोसेस होगा वो हिंदी इंग्लिश ऐसा नहीं करना हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि इसमें ज़्यादा कहीं हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए हमें, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर में सीधा आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल आपके यहाँ पर बन जाएंगे जल्दी जल्दी। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से, स्पष्ट बोल दिया है यहाँ पर कि मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, 20%, यहाँ पर नहीं बल्कि 50% आ गया। इस बार कितना आ गया, 50 आ गया। तो किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि से
उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में 20% की कमी हो जाती है। अच्छी बात है, हमें पता है कि प्राइस जब बढ़ जाता है तो मांग की मात्रा घट जाता है, पता ही है, और बिल्कुल वैसा कह भी रहा है। तो कहा कि मांग की लोच क्या होगी पता करिए, यानी कि इफ अ 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जैसे ही एक गुड्स का प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस 50% बढ़ जाता है, रिजल्ट इन अ 20% डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, तो मांग की गई मात्रा में 20% की कमी आ जाती है। तो यहां पर आगे क्या होगा, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मांग की गई मात्रा का लोच पता करिए कि लोच क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करने हैं, क्या क्या गिवन डेटा है इसको नोट करना है। गिवन दिया क्या क्या है, गिवन तो सबसे पहले दिया हुआ है यहां पर मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। क्या दिया था कि 50% मूल्य क्या हुआ है, बढ़ गया है, बढ़ने के लिए बात किया है, तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम 50% इधर रख देंगे। और मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना बात किया है, तो इधर देखिए मांग की मात्रा में 20% की कमी, कमी बोला है ना, तो कमी बोला है तो कमी दिखाने के लिए नेगेटिव साइन रखिए ताकि आपको डायग्राम बनाने में आसानी हो जाए। ये 20% हो गया। अब यहां पर परसेंटेज लगाना जरूरी नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये बातें हो गई तय, एंड हमें पूछा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। सो हम नोट करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब डेल्टा क्यू परसेंट हमारा कितना है, तो माइनस है यहाँ पर 20%, और डेल्टा पी परसेंट कितना है, तो ये है 50। ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा इधर, ठीक है, आप अपनी कॉपी पर बस नीचे नीचे करते जाना सॉल्यूशन, साइड साइड बाय साइड करने की जरूरत नहीं है, हमारा स्पेस इधर है तो आसानी से हम कर पा रहे हैं। आप कॉपी में सीधा नीचे नीचे सॉल्व करते चले जाना, ठीक है। अब यहां पर आइए, रेशियो निकालिए इसका। आप कहोगे सर ये माइनस के साथ है, माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि मांग की मात्रा में 20% का कमी आया था, उस कमी को दिखाने के लिए माइनस यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिमांड ही माइनस हो गया, नहीं, माइनस दिखा रहा है सिर्फ इसलिए कि 20% कमी हम समझ पाए कि कमी हुआ है, मांग की मात्रा ऋणात्मक नहीं हुआ, मांग की मात्रा में 20% की कमी हुई है। ऐसे ही अगर मूल्य में कमी हो जाता तो माइनस लगा देते मूल्य के तरफ, ठीक है। तो ये रिलेशन भी पता चलता है कि मूल्य बढ़ा तो मांग की मात्रा घटा है, ऐसे पता भी चल रहा है। तो इसलिए जब अभी आप माइनस लिखोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में रखना है इसको, और दोनों का रेशियो क्या होगा तो देख लीजिए, 2 को 5 भाग में बांटना है तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, सीधी बात। तो आप यहां पर जो वो ऐसे 0.4 देख लिए। अब मुझे बताओ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया है, तो 0.4 आया है। सर नेगेटिव साइन, देखो अगर तुम अभी भी नेगेटिव साइन के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा जो काम बिगड़ सकता है। क्यों, मैं बताता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो वो नेगेटिव साइन के साथ ही होता है, डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। ये साइन साथ में क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। अब अगर हमारे फॉर्मूले में भी माइनस साइन पहले से ही है और यहाँ पर जो वो वैल्यू भी हमारा एक माइनस के साथ है, तो माइनस और माइनस जो हो लड़ करके दोनों प्लस हो जाएगा। इस वजह से हम लोग माइनस साइन जनरली यहाँ पर इंक्लूड कहीं नहीं करते हैं, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में भी रहता है, इस बात को दिखाने के लिए कि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर ना। तो ये जो माइनस है इसके बारे में लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ठीक है, इंडिकेट्स दैट inverse relationship, there is inverse relationship between
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। देखिए ये लिखते हैं तब भी ठीक है, कई सारे बच्चे नहीं लिखते हैं तब भी उनके नंबर नहीं कटते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल बातें हैं, सबको दुनिया में पता है कि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सबको पता है। तो इतना सब बात अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे तो मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, अगर आपको लिखना है तो आप सुन करके लिख लेना, बट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बात को ध्यान रखना। लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या लिखना है कि ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ मांग और मूल्य में विपरीत संबंध को बताता है। हो गया, बात खत्म। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, और नहीं भी लिखोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटते हैं, क्योंकि सबको पता है माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है। अब यहां पर ये जो वैल्यू आया है, असल में इस वैल्यू पर फोकस करिए, क्या ये वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू तो 1 से छोटा आ गया, तो वही बात है कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 लिखा जाएगा। और जहां कहीं भी ये लेस देन 1 लिख दिया तो इसी को हम लोग बोल देते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड, हिंदी में आप बोल दीजिए कम लोचदार मांग। कम लोचदार मांग, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है अब तुम्हें डायग्राम बनाने होंगे, डायग्राम प्लॉट करने होंगे। जैसे सबसे पहले आप लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैं एक एक पार्ट आप पर क्लियरली लिख रहा हूं सब कुछ। सबसे पहला आपने डिसाइड करना है कि वाई एक्सिस पर आपको क्या दिखाने हैं। तो वाई एक्सिस पर हमें दिखाना है प्राइस, एक्स एक्सिस पर दिखाना है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब हमने जो है सबसे पहले यहां पर प्राइस को रख दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, और यहां रख दिया है मांग की मात्रा को। इतना तो आपको काम करना है P1 और Q1 के लिए। अब जो आप डायग्राम बनाएंगे ना, वो बिल्कुल कैसा बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन में बोला था कि मूल्य में 50% की क्या करना है, वृद्धि, सिर्फ वृद्धि बोला है, ध्यान रखोगे। तो मूल्य में सिर्फ और सिर्फ यहां पर पहले प्राइस है, तो वृद्धि होगा तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो 50% इसको आप बढ़ा दिए, अंदाज बेसिस पर आपने ऐसा कर दिया कि आपका 50% यहां पर क्या हुआ है, प्राइस बढ़ा हुआ है। आप इंडिकेट भी कर सकते हैं प्लस साइन दे करके कि 50% यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, प्राइस बढ़ा हुआ है, परसेंटेज में दिखा दिए 50%। लेकिन मांग की मात्रा क्या हुई होगी, घट गई होगी। कितना घटा है देखिए जरा, मूल्य में 50% की वृद्धि होने से वस्तु वस्तु की मांग की मात्रा में 20% की कमी आ जाती है। तो 20% की कमी आ गई, यहाँ पर मांग कमी हो गया है, तो इसका गैप दिखाइए कम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% ही दिखाने हैं हमको। और विथ नेगेटिव साइन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि मांग घटा हुआ है। कितना घटा हुआ है, 20% घटा हुआ है। तो डेटा भी लिखा और साथ साथ में उसका साइन भी लिख दिया। साइन से पता चलता है कि वो घटा 50% बढ़ा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ है। अब यहाँ एक पॉइंट, यहाँ दूसरी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन अभी आप बनाओगे, यही है मांग की लोच की रेखा, जो कि दिखा रहा है लेस इलास्टिक, मतलब ईडी लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया। यही है डी से लेकर के डी तक मांग की रेखा। क्या सर यहाँ पर अब हमें कोई प्राइस लेकर के काम करने पड़ेंगे क्या ये प्राइस ऐसे दिखाना पड़ेगा क्या अब? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी बात ही नहीं करा है, तो प्राइस घटाने की अब कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्राइस बढ़ा के दिखाना था। वो कितना, 50%। तो देखिए 50% मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया 50%, तो अगर ये गैप पूरा पूरा 50% बताएगा तो उसके हिसाब से ही 20% कितना होगा, इस गैप से थोड़ा कम कर दिया इसका, इसलिए पतला दिख रहा है ये, और यहाँ पर ये चौड़ा दिख रहा है। चौड़ा क्यों दिख रहा है,
चूंकि मूल्य में वृद्धि तो हुआ है लेकिन कितना 50%, तो मांग की मात्रा घटा हुआ है लेकिन कितना 20%, तो 20% दिखाना है तो इसका गैप मैंने कम रखा देखो। और इसी तरीके से अगर हमें 50% दिखाना था तो इसकी गैप हमने ज्यादा रखा। समझ आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर काम किए गए हैं डायग्राम में। बस यही था बेसिक फंडा, अब तुम्हें कहीं भी डर नहीं लगेगा। तो प्रोसेस सीख लिया आपने। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। क्योंकि हमें डेल्टा पी परसेंट डेल्टा क्यू परसेंट दिया था तो ईडी आसानी से निकाल लेंगे हम, जो कि हमें ईडी का वैल्यू पता भी है। डायरेक्टली हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। वैल्यू जैसे ही फाइंड हो जाए इसको आप इंडिकेट ऐसे कर देना कि अगर एक से कम आया है तो ऐसे इंडिकेट करिए और बता दीजिए कि ये लेस इलास्टिक डिमांड है, यानी कि कम लोचदार मांग है, जिसे आप बेलोचदार मांग भी कहते हैं। लो, इसके एक और नाम है ना, बेलोचदार मांग। क्या नाम दे सकते हैं? बेलोचदार मांग। अंग्रेजी में क्या नाम होगा? अंग्रेजी में नाम है इन इलास्टिक डिमांड। क्या नाम है? इन इलास्टिक डिमांड। तो या तो ये वाला नाम दीजिए या फिर ये वाला नाम दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों नाम कोई भी चल सकता है। वैसे आपको थ्योरी में मैंने बता दिया था कि कम लोचदार मांग को क्या क्या कहते हैं हम लोग। इकाई से कम लोचदार मांग भी कहते हैं इसको, यानी कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इलास्टिसिटी 1 से क्या है? कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि मांग की कीमत लोच की गणना करें। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना पड़ेगा गिवन क्या है डेटा आपको। तो यहां पर कह दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, अगर हम ईपी लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, ईपी बोलते हैं इसको। या फिर ईडी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा है मांग की कीमत लोच की गणना करें, ठीक है। यदि कीमत में 10% की क्या बोला? कमी, 10% की गिरावट के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में 20% क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मतलब कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 20%। डिमांड कितना इंक्रीज हुआ है? 20%। मतलब हमें ईडी पूछ रहा है क्या होगा? डेल्टा क्यू परसेंट हमें दे दिया है 20%, और क्या हो रहा है 20%? तो कमोडिटी का जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है कितना? 20% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखा। अब मांग की गई मात्रा में 10% की गिरावट है, तो आप यहां पर लिखेंगे, अच्छा कीमत में ना, तो मूल्य में प्रतिशत कमी कितना आया है? 10। तो आपसे पूछ रहा है ईडी, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि, है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे हम जानते हैं कि, यानी कि वी नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन में डेल्टा पी परसेंट। डेल्टा क्यू परसेंट हमें जो है कितना गिवन है? 20, और डेल्टा पी परसेंट कितना है? 10। नेगेटिव साइन रखना है तो रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए नेक्स्ट, अब हमें क्या करने हैं, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ईडी का वैल्यू हमने तो फिलहाल देख लिया कि 2 आ रहा है, और विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों है ब्रैकेट में? मैं बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव साइन बताता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, विलोम संबंध, अप्रत्यक्ष संबंध, जो भी बोले, विपरीत संबंध। तो अब तुम्हें क्या बताने हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू आया वो 2 आया, मतलब 1 से ज्यादा आया है। तो 1 से ज्यादा आया तो लिखिए एडी ग्रेटर देन 1, ये तरीका बेस्ट है। इसके बाद आप लिख दीजिए इसको यधिक लोचदार मांग, ठीक है, यधिक लोचदार मांग, अंग्रेजी में बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है, मोर इलास्टिक डिमांड बन गया ये। अब हमें क्या करना होगा? डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाइए। एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा,
वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या चीज़ें कैसे रखते हैं देख लो एक बार फिर से। वाई एक्सिस पर रखा जाता है प्राइस को और एक्स एक्सिस पर रखा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है, इतना सा काम हो गया। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है प्राइस के लिए और क्वांटिटी डिमांड के लिए। ठीक है ना, टेढ़ा लग रहा है, सीधा कर लेते हैं इसको। ये मान लीजिए पहले का प्राइस है, ये मान लीजिए पहले की क्वांटिटी डिमांड है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से चलना है। यहां तक तो प्रोसेस आप देख रहे होगे कि सेम टू सेम प्रोसेस लिया जा रहा है। आगे का जो प्रोसेस है वो अलग होगा क्वेश्चन के हिसाब से। मूल्य में 10% की गिरावट, मूल्य वाला ये है, मूल्य में गिरावट बोला तो इसकी तुलना में नीचे आ जाइए, कितना 20%, हाँ 10% केवल, 10% केवल होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको प्राइस ये मान लिया कि अब हमारा प्राइस 10% कम हो गया। कम हो गया तो बता दीजिए नेगेटिव में, और 10% कम हुआ ये भी बता दीजिए। और मांग की मात्रा अब जो यहाँ पर था वो मांग की मात्रा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा 20% बढ़ जाएगा। तो इसका नाम दे दीजिए Q2। और देख रहे हो इधर चौड़ाई हमने ज़्यादा रखा, Q1 से Q2 की चौड़ाई ज़्यादा क्यों रखा, क्योंकि मांग की मात्रा में वृद्धि हुआ है, कितना 20%, लेकिन मूल्य में कमी केवल कितना आया है, मात्र 10%। मतलब थोड़ा सा ही वस्तु सस्ता हुआ कि डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगा। समझ रहे, थोड़ा सा सस्ता होता है मार्केट में खूब ज़्यादा डिमांड लोग करने लगते हैं, तो वैसे सिचुएशन को कहते हैं यधिक लोचदार मांग। वही था ये, मतलब मांग में बहुत गति, ज़्यादा तेजी से परिवर्तन आ गया, तभी बोलते हैं इसको ऐसा। तो देखिए जरा, थोड़ी सी क्या वस्तु सस्ती हुई, लोग समझने लगे यार इतना सस्ता तो कभी नहीं मिलता था, चलो 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 डिमांड करते हैं। तो ये वही सिचुएशन है, और यहाँ पर इसी वजह से AD जो है ग्रेटर देन 1 लिखा जाएगा। समझ आ गया होगा। ये डायग्राम बड़ा प्यारा सा है, क्योंकि चौड़ाई इधर देख लो ज़्यादा रखा हुआ है, किसके लिए, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मांग की मात्रा में वृद्धि हुआ है 20% और मूल्य में कमी हुआ है मात्र 10%। तो इस तरीके से आपका ये पिक्चर दिखना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके जो वो और भी पार्ट देख सकते हैं, जैसे कि ये सवाल कह रहा है कि मांग की मूल्य लोच 5 है। ठीक है, क्या भैया गिवन है, लिख दीजिए सबसे पहले। मांग जो वो लोच दे दिया है 5, मांग की मात्रा में प्रतिशत, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन दिया है 40। कितना दिया हुआ है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन दे दिया है 40। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ठीक है, मतलब द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5, हमने लिख दिया ED बराबर 5 दिया हुआ है। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 40, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज 40। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना होगा। इस बार हमें क्या निकालने हैं, प्राइस में परसेंटेज चेंज निकालने हैं। फिर से हम वही काम करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस यहाँ पर मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करते रहना है। ED बराबर हमारा जो फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P परसेंट है। तो डेल्टा हमारा जो Q परसेंट है उसकी बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा जो है कितना दिया हुआ है, 5 था ना, ED बराबर 5 लिख दिया। डेल्टा Q परसेंट कितना है, 40 है, और डेल्टा P परसेंट हमको पता ही नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा P परसेंट की जगह उतना ही रख दिया जितना पहले था। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि 5 को 1 का रेशियो बनाएंगे तो 5 ही आएगा, कोई फर्क नहीं। तो 40 और 1 को गुना कर दीजिए आप, तो बन गया आपका ये 40, ठीक है। और 5 और डेल्टा 5 को मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा 5 डेल्टा P परसेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए क्या होगा आगे। यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीपल हुआ, पता चल गया ना, 5 को डेल्टा P परसेंट से गुना किए 5 डेल्टा P परसेंट हो गया, 40 को 1 से गुना किए 40 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर डेल्टा P परसेंट का कोफिशिएंट जो 5 था वो भाग में कर दिए, जैसे ये वाला 5 इसके साथ कर दिए तो भागा में आ जाएगा। तो 40 को 5 से भाग दे देना है, निकल जाएगा डेल्टा P परसेंट। तो बताइए 40 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा,
8 आएगा, तो यही निकल गया डेल्टा पी परसेंट हमारा 8। डेल्टा पी परसेंट कितना निकल गया? 8 निकल गया। अब इसको आप डायग्राम में प्लॉट करिए। डायग्राम में सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या रहेगा? तो प्राइस रहेगा। एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा? क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की गई मात्रा रहेगा एक्स एक्सिस पर। हमें एक लाइन पर यहां पर दिखाने हैं सुंदर सा, एक यहां पर मैंने बना दिए। हमने इसका नाम लिख दिया P1, इसका नाम लिख दिया Q1। यहां तक तो समझ बहुत प्यार से आ रहा होगा, बहुत आराम से आ रहा होगा। इतना तो डायग्राम मैं हर बार प्लॉट कर ही रहा हूं, बस यहां पर थोड़ा सा आपको एडवांस करने हैं। क्या इस बार देखो कि हमें देखना है डेल्टा क्यू परसेंट कितना है? 40%। कहीं पर भी वृद्धि बोला था क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मांग की मात्रा सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ाने के बारे में दिखाना है? नहीं, घटाते हुए भी दिखा देना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परिवर्तन बोला है, ये वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ हमको पता ही नहीं है। तो इसलिए मांग की मात्रा अगर पहले यहाँ पर था तो इधर कहीं कर देंगे एक बार वृद्धि, और मांग की मात्रा एक बार हम लोग क्या कर देंगे? कमी। दिखाते हैं कैसे। तो मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन दिखाना है? 8%। मान लीजिए मूल्य बढ़ गया होगा, कितना? 8% हो सकता है बढ़ गया होगा, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो 8% बढ़ते हुए। लेकिन डिमांड कितना घट गया? तो डिमांड घट गया 40% तक। डिमांड घट गया। डिमांड कितना घटा है? घटाते हुए दिखा रहे हैं तो बता दीजिए। 40% घटाते हुए दिखा दिया। और मूल्य को बढ़ाते हुए दिखाना है, कितना दिखाना है? मात्र 8%। कितना? 8%। और अगर यही चीज सस्ता हो जाता प्राइस तो कितना होता? मात्र 8% सस्ता होता। और डिमांड अगर बढ़ता तो डिमांड में तो काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई देना है, 40%। तो आ जाइए यहाँ पे P3 करने के लिए और बता दीजिए कि हो सकता है कि प्राइस 8% क्या हुआ हो? कम हुआ हो, और उस समय मांग की मात्रा जो हो वो कितना बढ़ गया होगा? तो बढ़ गया होगा 40% तक बढ़ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स को आपस में क्या करिए? मैच कर दीजिए। अब जैसे ही ये सारे पॉइंट्स आपस में मैच करोगे, आपका ये डायग्राम बनकर के हो गया तैयार। और इसी डायग्राम के बारे में कहा जाएगा कि डी से लेकर के डी तक क्या है? मांग की रेखा है, जिसकी मांग की लोच क्या होगी? तो देखिए, मांग के साइड में ज्यादा चौड़ाई दिखाई दे रहा है या मूल्य के साइड में ज्यादा? मांग के साइड में ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए बोलेंगे ईडी क्या था? ग्रेटर देन 1। और वो चीज मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि ईडी बराबर कितना है? 5 है। मतलब ईडी क्या है? 1 से ये अधिक है। वही तो लिखा है यहाँ पे कि ईडी बराबर 1 से अधिक है। हो गया। ऐसे ही आपकी जो वो पूरा पूरा स्टेप किया जाएगा कि पहले क्या दिया उसको लिखिए, फिर आप क्या जानते हैं फॉर्मूला वो लिख दीजिए, फिर कैलकुलेशन शुरू करिए। जो वैल्यू आएगा उसकी बेस पर आप फिर डायग्राम प्लॉट करेंगे। क्लियर ना? सो अब हमें बात रहती है कि सर हमें डायग्राम बनाने ही हैं क्या? ठीक है, तो डायग्राम बड़ा अनिवार्य है। जहां कहीं भी दो वेरिएबल आ जाता है पक्का डायग्राम बनाना ही होगा। जैसे कि आप मान लो कि अब हमारे साथ में सीखने है आपको कि प्राइस बढ़ रहा है तो मांग की मात्रा घट रहा है, यही था ना? तो जो प्राइस है, प्राइस ये क्या है? ये है असल में यहां पर, बार बार कहिए इसको आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल। और जो डिमांड है, डिमांड वो क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसा जो हो कह करके हम क्या साबित करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, कि जहां कहीं भी दो वेरिएबल रहे पक्का डायग्राम बनेगा ही बनेगा। सोचना ही नहीं है आपको, डायग्राम पक्का बनेगा। ठीक है, आगे पीछे मत सोचिएगा, क्योंकि प्राइस है, डिमांड है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो पक्का डायग्राम बनना ही तय है। क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है? एक दूसरे के विपरीत। पक्का डायग्राम बनेगा ही बनेगा। अब डिमांड किस पर डिपेंड करता है? प्राइस पर। ठीक है, तो जब कभी भी यहां पर डायग्राम प्लॉट करिए तो सबसे पहले प्राइस के बारे में दिखा दिया करिए, उसके बाद क्वांटिटी डिमांड पर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है हमारे पास बात आ जाएगा कि आखिर में मांग की लोच अगर हमें दिया है 2,
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दे दिया है 5 के बराबर, मतलब 5 है, तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन पता कीजिए। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया आपका, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें क्या निकालने थे, डेल्टा पी परसेंट, और इस बार हमें क्या निकालने के लिए बोल दिया क्वेश्चन में, डेल्टा हमें क्या निकालने हैं, क्यू परसेंट, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन इस बार फाइंड करना है। डेल्टा पी परसेंट हमको पहले से ही दे रखा है। तो कह रहा है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 5। परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 5, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन 5 है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन फाइंड कर दीजिए। तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 क्या गिवन है उसको आप नोट करिए। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है 2, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5 के बराबर है, कितना है, 5 है। कीमत में, कीमत मतलब प्राइस, प्रतिशत परिवर्तन यहां पर लिख दिया, कितना है, 5 है। तो कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है तो दे दिया 2, डेल्टा पी परसेंट दे दिया 5, तो डेल्टा क्यू परसेंट फाइंड करिए, क्या अब निकल जाएगा या नहीं। पिछली बार भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ईडी दे दिया था, डेल्टा क्यू दे दिया था, डेल्टा पी परसेंट निकालने बोला था। इस बार क्या है, इस बार आपको ईडी दे दिया है, डेल्टा पी भी दे दिया, डेल्टा क्यू परसेंट निकालने हैं। कैसे निकलेगा तो मैं आपको पूरा पूरा हिंट कर चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन बना चुका हूँ, सेम बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू आप लिखेंगे डेल्टा क्यू परसेंट इक्वल टू डेल्टा पी परसेंट। अगर आपको समझ आ गया है तो आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू परसेंट हमारे पास कितना है पता नहीं, रहने दीजिए डेल्टा क्यू परसेंट को सेम टू सेम, बट ईडी हमें पता है 2 दिया हुआ है, डेल्टा पी परसेंट कितना है तो 5 है। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 1 ले लीजिए। अब देखना क्या होगा आगे, हम लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करने हैं। तो 5 को 2 से गुना कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, और डेल्टा क्यू परसेंट को 1 से गुना करेंगे तो डेल्टा क्यू परसेंट ही रहेगा, है ना। तो आपने देख लिया कि डेल्टा क्यू परसेंट हमारा जो वो आ चुका है कितना, 10। अब इसके क्या डायग्राम प्लॉट होंगे क्या, हाँ बिल्कुल, इसके भी डायग्राम प्लॉट हो जाएंगे बहुत आसानी से। देखिए प्राइस आप कहाँ रखते हैं तो वाई एक्सिस पर रखते हैं प्राइस, और एक्स एक्सिस पर क्या रखते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड को रखते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद फिर से कहेंगे वही काम आपको करना है जो प्राइस एंड डिमांड के बारे में पहले से किए आ रहे हैं। अब लाइन खींचिए पहले यहाँ पर प्राइस के लिए, फिर क्वांटिटी डिमांड के लिए, दोनों का नाम दे दीजिए, जैसे P1 और Q1 नाम दे दिया इतना। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार काम करना है। डेल्टा P परसेंट है 5, ठीक है, डेल्टा P परसेंट 5 है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है पता नहीं, क्योंकि परिवर्तन परिवर्तन लिखा है हर जगह। तो आपको देखना एक बार क्या करना होगा, 5% मान लीजिए प्राइस बढ़ गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस को हमने बढ़ते हुए दिखा दिया, कितना, ओनली 5% बढ़ते हुए दिखा दिया, पॉजिटिव साइन रखिए। मांग की मात्रा क्या हुआ होगा उस समय, घट गया होगा, लेकिन कितना घटा है ये, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा क्यू परसेंट दिया है 5, तो मान के चलिए कि यहाँ पर घट गया डिमांड कितना, 10%। और अगर हमारा जो प्राइस है वो घट गया होगा 5%, तो यहाँ पर आप ला सकते हैं माइनस साइन के साथ 5%, उस समय डिमांड क्या हुआ होगा, इंक्रीज हो गया होगा, कितना, तो 10%। तो वही चीज़ आप यहाँ पर दिखाएंगे अभी, इसका नाम दे दीजिए Q3। अब आपको पता है पहले वाला पॉइंट ये था, बाद में ये बनाए, फिर ये बनाए, तीनों को आपस में ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है, ये बन गया आपका D से लेकर के D तक मांग की रेखा। इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो पहले से दे रखा है 2, मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होगा इसका जवाब, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं ED बराबर, तो बराबर लिखना 2, ऐसे करके लिख सकते हैं, तो दोनों सही है, ये वाला लिखिए या फिर ये वाला लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस रहा, शॉर्ट क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट।
अब हमारे पास क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदलेगा, क्वेश्चन का अंदाज बदलेगा बेसिकली क्योंकि अब तक हम लोग देख रहे थे सेम टाइप का सवाल, ठीक है, जो भी मैंने बताए हर एक क्वेश्चन के अंदर वो सब सेम टू सेम ही था। अगर आप एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखते हैं मैथ्स का तो आपका लेवल यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये हलवा वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा जलवा है नहीं। और ऐसे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस को उम्मीद मत करना। क्या सर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना हल कर, भाई इतना हल करना ही नहीं है आपको, वहां पर तो जवाब दे देना है जल्दी से, ठीक है, खुद ही बता दोगे कि कितना जवाब आएगा नहीं आएगा, बिना कैलकुलेशन किए ही बता दोगे। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगा क्या? शॉर्ट में पूछेगा तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वही सारा क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाए, यही सारा क्वेश्चन अगर तुम्हें दिख जाए 3 नंबर से ज्यादा मार्क्स वेटेज में, जैसे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर के सवाल में दिख जाए, पहला 10 नंबर तो नहीं बनता, 6 नंबर भी नहीं बनता इतना छोटा, लेकिन अगर दिख जाए गलती से भी तो आप पूरा पूरा वही प्रोसेस करना जो मैंने आपको बताए हैं कि पहले देख लेना क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर उसके आधार पर देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर पूरा प्रोसेस कर देने के बाद बता देना कि अधिक लोचदार है या कम लोचदार है, और उसके बाद डायग्राम प्लॉट कर देना। इतना आसान तरीका है, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि, देखो स्पष्ट बोल दिया कि कीमत में वृद्धि ही हुआ है ठीक है, स्पष्ट जहां बोल दिया डायग्राम आसान हो गया बनाना। तो कीमत में वृद्धि जो है वो 25% हुआ है, मांग की गई मात्रा पहले था, अच्छा इकाई में दिया है प्रतिशत में नहीं दिया है, तो पहले मांग की मात्रा थी 150 इकाई और घट करके अब हो गया है 120 इकाई, इसका मतलब मांग की मात्रा में कमी हुआ है, ठीक है, हमने समझने के लिए कर दिया। अब कह रहा है क्या कि मांग की लोच या फिर मांग की मूल्य लोच की गणना करिए, मतलब इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 25%, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 25% मान लो बढ़ गया, महंगा हो गया, महंगा होने के बाद तो स्वाभाविक सी बात है लोग डिमांड कम करते हैं, तो वही कह रहा है एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की गई मात्रा डिक्रीजेस फ्रॉम 150 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स, कि मांग की मात्रा कम हो गई है देन कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या करने हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। तो यहां पर भी लिखेंगे वी हैव, या फिर मान लीजिए यहां पर लिख दीजिए गिवन, ठीक है। अब लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा आपको दे दिया है p%, वृद्धि के साथ मतलब यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ रखिए 25% क्या है, प्राइस इंक्रीज हो गया है। पहले वाला डिमांड कितना था, परसेंटेज में नहीं दिया है, पहले वाला डिमांड दे दिया यूनिट में, दिखाएंगे भी परसेंटेज कैसे निकलेगा यहाँ से। तो पहले वाला डिमांड दे दिया मतलब Q1 दे दिया है कितना 150 यूनिट्स, और बाद का डिमांड कितना हो गया, यानी कि Q2 हो गया 120 यूनिट्स, और हमें निकालने क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू व्हाट। सो यहां पर फर्स्ट जो वो स्टेप में ये काम कर लेना, सेकेंड स्टेप में हम कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगा सकते हैं, दिमाग लगाइए जरा। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%, यही फॉर्मूला होता है। ये हमारा हो गया समीकरण 1। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा P% तो हमें गिवन है, ठीक है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। अब हम डेल्टा Q% देखेंगे तो क्या डेल्टा Q% है क्या, नहीं है, बल्कि दे दिया है Q1 और Q2। अब कैसे निकालेंगे परसेंटेज में, मैंने आपको पिछले क्लास में ही सिखा दिया है, जिनको नहीं आता उनको अभी बताएंगे हम। तो अगर ये वैल्यू हमारा डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्टली तो दिया है ना, Q1 Q2 दोनों तो दे दिया है, तो हमने आपको बहुत पहले मतलब पिछले लेक्चर में सिखाया था कि अगर हमारे पास पहले की क्वांटिटी बाद की क्वांटिटी रहती है तो हम परसेंटेज फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे कैसे पॉसिबल है, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है यहाँ पर परसेंटेज में, ये वाला निकालना वैल्यू। तो हमने लिख दिया मान लीजिए डेल्टा Q% इक्वल टू क्या लगाएंगे आप, तो यहाँ पर बोलेंगे सबसे पहले Q2 माइनस में Q1 अपॉन क्या हो जाएगा Q1 इंटू कितना 100। अब जरा इस फॉर्मूले पर ढालिए, हमारे पास Q2 कितना है 120, लिख दिया 120, और पहले कितना था 150, डिवाइड कितने से करना है 20 इंटू 100। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 120 में से 150 घटाइए
30 बचा, 120 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, मल्टीपल 100। अब हमारे पास यहाँ पर जो वो एक काम बचता है, क्या, 0 को 0 से कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीपल कर लो, तो 30 को 10 से गुना करेंगे 300 हो गया, 300 को फिर 12 से भाग करना पड़ेगा। देखिए जरा, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 300 और 300 को फिर हमें 12 से भाग करने हैं, कितने बनेंगे इसके वैल्यू बताइए पहले। ठीक है, ये परसेंटेज में निकालने के लिए हमें इतना करना ही होगा, पहले की क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, क्वांटिटी तो पहले वाली हमारी 150 है ना, थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारा जो 150 था Q1, ठीक है, तो ऊपर में तो हमारा 30 है, सही है, यहाँ पर हो गया 150 और ये हो गया 100। हमें पहले क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो हमारा ये तो ठीक है 300 ही आएगा, और हमें 15 से भाग करने हैं ना। अब 300 को 15 से भाग करेंगे, कितने से, हमें जो है यहाँ पर 300 को भाग करने हैं 15 से, कितने बार में दे सकते भैया, ठीक है 2 बार में, है ना, 2 बार में तो दे ही सकते हैं, 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर ये कैंसिल, 0 है, 0 टाइम्स में तो दे ही सकते हैं, दैट मीन्स भैया हमें पता चल गया है 20%, इतना मत घुमाओ हमें, तो ये जो है वो हमें पता चल चुका है, डेल्टा क्या, Q% इक्वल टू कितना निकल गया, 20। कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो ये काम हमारा हो चुका है बहुत ही आसान। अब ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करने हैं आगे। अब ये जैसे हमने 20% निकाला, तो हमारा मतलब सीधा साफ हो गया है कि डेल्टा P% तो पहले से दिया था, डेल्टा Q% फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों के रेशियो लेकर के काम हमें कर लेना है, जैसे कि यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या करेंगे हम, लिख देंगे ED इक्वल टू क्या, डेल्टा Q% का वैल्यू है तो 20 आ गया है वो, और डेल्टा P% का वैल्यू तो 25 था। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, मतलब 4/5 आया, और 4/5 का होने का क्या मतलब है, तो आप देख लीजिए इधर, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 0 टाइम्स में तो देंगे ही आप, ठीक है, 10 देने पर 0 आ जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, समझ पाए हो, तो 0.8 आप बोल सकते हैं, और 0 जहां पर 8 आ गया है उसका मतलब क्या होगा, तो ED इक्वल टू आ गया है कितना, ED लेस देन 1 आ गया है इसका मतलब, और जहां ऐसा आ गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि कम लोचदार मांग, या फिर इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, ये मीनिंग बनेगा। आप इसे जल्दी से कैप्चर कर लो, अगर कैप्चर करना है, लिखना है, एक साथ में देखना है, पॉज करके लिख लो जल्दी से सब कुछ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका डायग्राम बनाया जा सकता है फिर हम लोग, तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके, लेकिन इसका डायग्राम कैसे प्लॉट होगा, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका डायग्राम बनाया जा सकता है आसानी से। एक्स एक्सिस खींचिए, वाई एक्सिस खींचिए, कोई परेशानी नहीं है, सेम तरीके से काम करने हैं आपको। यहां पर आपने जो सबसे पहले वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस पर भी आपको क्या करने हैं, क्वांटिटी डिमांड को रख देना है, ठीक है, मांग की गई मात्रा, डिमांडेड, डिमांडेड लिख सकते हैं, सॉरी। अब देखो यहां पर हमने खींचा एक्स एक्सिस में और ये खींचा वाई एक्सिस में, हो गया। सो पहले का प्राइस, पहले की क्वांटिटी अपनी मर्जी के हिसाब से करना है, ठीक है। अब करना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन दिया है 25, और 25% क्या है, वृद्धि में दिया है, तो वृद्धि करते ही इसको दिखाने हैं प्राइस। लीजिए प्राइस हमने जो बढ़ते हुए दिखा दिया,
लेकिन जो मांग की मात्रा है ये हमें घटते हुए ही दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मांग की मात्रा जो पहले था 150 इकाई, बाद में घट करके हो गया 120 इकाई, तो कितना परसेंटेज कम हुआ? तो आप इसको यहां से चेकआउट कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू परसेंट निकला था 20% और डेल्टा पी परसेंट कितना है 25%। तो वैसा ही आपको यहां पर काम करने होंगे। इसको आप प्राइस जो है बढ़ा दीजिए, 25% जैसा लगना चाहिए। और जो डेल्टा क्यू परसेंट है वो आप ऐसे दिखा देंगे, यहां पर डेल्टा क्यू परसेंट दिखा दिया। अब आप ध्यान देंगे कि जो पहले वाला प्राइस था और बाद वाला प्राइस था काफी ज्यादा जो है चेंज देखने को मिला। और ये रहा Q2, दैट मीन्स कि पहले की मात्रा बाद की मात्रा में कमी। सो ये वाला जो है यहाँ पर दोनों को आपस में मिला दीजिए। क्या करना है, ये दोनों प्राइस आपस में मिला देंगे तो इस प्रकार से आपके बनकर के तैयार हो गया। लिख देंगे आप DD, ठीक है ना। अब ये जो पहले का प्राइस था उससे कितना ज्यादा वृद्धि हुआ था? 25%। मूल्य में 25% की वृद्धि दिखाना था, इसलिए हमने इसको ऊपर की तरफ दिखाया। वृद्धि की बात थी इसलिए ऊपर की तरफ दिखाया। और चौड़ाई ज्यादा इसलिए रखा चूंकि 25% वृद्धि हुआ था, जबकि मांग में केवल 20% की ही कमी आया। तो ये वृद्धि हुआ था ना, कितना? 25% की वृद्धि। परसेंटेज में मांग की मात्रा में कमी आया था कितना? तो 20% की कमी। इस वजह से यहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो लेस देन 1 होगा, है ना। देखिए जरा, एक से कम लोचदार यहां पर निकल गया है, हमने लिखा है लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। तो ये काम पूरा पूरा करना था आपको, बहुत अच्छे से इसको बना दिया है, आप लोग प्लॉट कर लेना। क्वेश्चन का अब हम लोग जो है टाइप ले लेते हैं सेम एक पहले, कि वस्तु की कीमत में इस बार क्या हुआ है? 10% की कमी आ गई है, घट गया है कीमत। अब मांग की मात्रा 100 इकाई था पहले, अब हो गया 120 इकाई, यानी कि मांग की मात्रा में क्या देखने को मिला? वृद्धि देखने को मिला है, ठीक है। मांग की लोच निकालिए, मतलब क्या बोला? इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय 10%, कीमत 10% क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इट्स डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हमें पहले करना है कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या क्या, तो नोट कर देते हैं एक बार, आपके हिंट के लिए सिर्फ है कि 10% ये गिवन है और डिमांड हमारे पास है कितना? तो डिमांड हमारे पास है 100 यूनिट्स और बाद में कितना हो जाता है? 120 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको हिंट कर चुका यहां तक, जो बच्चे जान चुके हैं, समझ चुके हैं पैटर्न को, वो यहां पर पॉज करिए और पूरा सॉल्यूशन कर डालिए आप, ठीक है। फिर मैं यहां पर आपको बता सकता हूं कि दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज आप निकाल देना, जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। कैसे क्या करने हैं देखिए, आप जानते हो तो लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं कि। क्या जानते हो? तो सबसे पहले लिखिए डेल्टा क्यू परसेंट इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। और यहां पर आप Q2 कितना देख रहे हो? 120 और Q1 कितना है? 100। Q1 कितना है? 100 और परसेंटेज जानने के लिए 100 तो रखेंगे ही। अब कैंसिल करिए, 100 से 100 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास वैल्यू क्या बचा? वैल्यू मात्र हमारे पास बचा है 20%। तो ये क्या निकल चुका? फिर से हमारा डेल्टा क्यू परसेंट निकल गया है 20। फाइंड तो कर लिया, डायग्राम प्लॉट करने की बारी है। अब हम लोग डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस पहले खींच दिया, वाई एक्सिस खींच दिया बढ़िया तरीके से, और यहां पर हमें रख देना है प्राइस को। एक्स एक्सिस पर रख देना है क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है। ये काम हमने कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस प्लॉट किया, वाई एक्सिस के लिए प्लॉट किया, और ये रखना ही पड़ेगा हमें। पहले का प्राइस है, पहले की क्वांटिटी डिमांड है। अब क्या करने होंगे
देखिए जरा, हमें मूल्य दिख रहा है मात्र 10% और वही क्या दिख रहा है, घटते हुए दिख रहा है। तो ये प्राइस को क्या करना है, घटते हुए दिखाना है, लेकिन कितना, 10% ओनली, 10% कमी कर दिया। लेकिन मांग की मात्रा तो बढ़ गया 20%, जो कि आपने यहां पर देखा, मांग की मात्रा 20%। मूल्य घटा हुआ है ना, तो मूल्य को घटाते हुए दिखाए तो मांग पक्का है बढ़ते हुए दिखाएंगे इधर, क्योंकि मांग पहले 100 इकाई था, 120 इकाई हो गया, तो मांग बढ़ते हुए दिखा देना है इधर, Q2 हो गया। परसेंटेज में वृद्धि हुआ है तो कितना हुआ है, 20% हुआ है, तो लिख दिए प्लस 20%। और प्राइस हमारा जो है वो कम हुआ है, तो लिख देंगे यहां पर माइनस के साथ कितना, 10%। वैसे आप समझने के लिए यहां पर भी माइनस साइन यूज कर सकते हो, ताकि ये आपको यहीं से पता चल जाए, जल्दी क्वेश्चन में देखने की भी जरूरत ना पड़े। माइनस यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है घट जाती है, अगर बढ़ जाती बोलता है तो प्लस में रहता, ठीक है, वैसे प्लस देने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए हमारे पास डायग्राम प्लॉट हो गया, इसका नाम दे दीजिए DD, और आप लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया, तो ग्रेटर देन 1 आया। ये आपको काम करने हैं, ठीक है, ये पूरा बन करके हो गया तैयार। अब आपके लिए सवाल यहां पर हमने रखा है, बिल्कुल वही सवाल है, तो यहां पर मैं हिंट करूंगा केवल आपको कि वस्तु की कीमत 5 रुपये से बढ़कर के 6 रुपया हो गया। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिख दीजिए गिवन है, पहले का प्राइस है 5, बाद में प्राइस हो जाता है 6 रुपया, तो कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ गया पता कर लेना यहाँ पर दोनों के बीच का। मांग की मात्रा 10% कम हो जाती है, तो मांग की लोच पता करिए, मांग की मात्रा में प्रतिशत कमी दे दिया है, कमी दे दिया है तो आप नेगेटिव साइन के साथ रखो, कितना, 10%। कह रहा है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो डेल्टा Q% तो हमारा जो है वो परसेंटेज में दे दिया हुआ है, और डेल्टा P% तो परसेंटेज में है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज को फाइंड आउट आप कैसे करोगे, तो इसलिए डेल्टा P% का फॉर्मूला मैं आप लोगों को हिंट कर देता हूं, P2 माइनस P1 बनता है अपॉन P1 इंटू 100। जब इस पर तुम ढालोगे पक्का तुम्हारा डेल्टा P% निकल करके आ जाएगा, डेल्टा Q% तो दिया ही है, और फिर लास्ट में फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो मैंने हिंट आपको कर दिया है, आप सॉल्यूशन जरूर कर लेना, यहां पर लास्ट में जोड़ देना, फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P% का लग जाएगा। डेल्टा जो है वो Q% का वैल्यू तो दिया ही है 10%, और डेल्टा P% तो फाइंड ही कर लोगे, तो ED का वैल्यू फाइनली निकल ही जाएगा। तो ये काम आपको करने हैं, ये मैंने हिंट आपको कर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक हिंट है और कुछ नहीं। सॉल्यूशन आपको करने हैं, चूंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा ये, क्योंकि क्या रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम या फिर कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 रुपीज टू 6 रुपीज, प्राइस बढ़ गया है, 5 से 6 हो गया है, इट्स डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड घट जाता है बाई 10% से, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। अब हिंट मैंने पूरा कर दिया है, और अब सवाल यहां से चेंज हो जाता है कि जब कोई वस्तु 5 रुपए प्रति इकाई में बिक रही थी तो उसकी मांग थी 100 इकाइयां। हम नोट भी करते जाएंगे कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास पहले का प्राइस है 5 रुपया, तो डिमांड कितना हो रहा था, 100 इकाई, डिमांड यानी कि पहले की मांग हो रही थी 100 इकाई। अब वस्तु का मूल्य बदल करके 8 रुपया हो गया, मूल्य जो है अब बदल करके 8 रुपया हो गया, मतलब प्राइस पहले 5 था अब 8 हो गया, ठीक है, जिसके फलस्वरूप मांग घट करके 50 इकाइयां हो जाती है, पक्का। प्राइस जैसे देखो पहले वाला 5 था, बाद वाला प्राइस 8 रुपया हुआ, मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड जो वो घट गया, और डिमांड कितना घट गया, तो यहां पर अब हो गया मात्र 50 इकाई। तो कह रहा है क्या, मांग की मूल्यलोच गणना करिए, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करिए, तो समझ आ गया होगा। व्हेन अ प्रोडक्ट वाज सेलिंग फॉर 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपए में बिक रहा था, 5 रुपए में जब बिक रहा था तो इट्स डिमांड वाज 100 यूनिट्स, मांग कितनी थी, 100 इकाइयां। नाउ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस टू 8 रुपीज पर यूनिट,
अब प्राइस क्या हो जाता है, 8 रुपए के हिसाब से बिकना शुरू होता है, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या होता है, 50 यूनिट्स होने लगता है। तो कैलकुलेट द इलास्टिसिटी या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। सेम बातें। चलिए, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, यहां पर आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका रहेगा क्या, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट तरीका रहेगा वही वाली बात कि आप जानते हो ईडी बराबर होता है डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका पहला इक्वेशन हो गया है। ठीक है, अब चूंकि हमें पहले वाला प्राइस बाद वाला प्राइस दोनों पता है, पहले की मात्रा बाद की मात्रा दोनों पता है, तो हम लोग एंड लिखेंगे क्या कि डेल्टा क्यू परसेंट इक्वल टू भी हम लोग जानते हैं कि Q2 माइनस Q1 होता है अपॉन Q1 इंटू 100। Q2 हमारा कितना है, 50 है, और Q1 कितना है, Q1 जो हमारा है वो 100 है। Q1 कितना है, 100 है, और 100 यहाँ तो गुना करेंगे परसेंटेज में जानने के लिए केवल। 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, और फिर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा। 50 में से 100 माइनस करना है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस साइन के साथ रख दीजिए 50, बट माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में रखना, क्योंकि 50 इकाई डिमांड कम हुआ है। ऐसा नहीं कि 50 माइनस हो गया डिमांड, नहीं, 50 इकाई मांग कम हुआ है, यानी कि मांग में कमी आई है, 50% की कमी आई है। मैं ऐसे लिख देता हूं कि डेल्टा जो क्यू परसेंट निकला है वो कितना निकला है, 50% निकला है। ठीक है, ये चीज बताया इसने। तो डेल्टा क्यू परसेंट तो आपने फाइंड कर लिया, जो कि यहां पर जरूरत भी है। अब डेल्टा पी परसेंट फाइंड करिए। तो लिखेंगे नाउ, अब क्या करेंगे, अब हमें जो है वो डेल्टा पी परसेंट निकालने हैं। कैसे निकलता है, P2 माइनस P1 अपॉन P1। सेम फॉर्मूला होता है क्वांटिटी के लिए भी और प्राइस के लिए भी, देखो सेम टू सेम है, बस Q की जगह P यूज कर दिया जाता है। तो P2 कितना है, P2 हमारा जो है वो 8 रुपये था, और P1 5 है, P1 कितना है 5 है, इंटू 100। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि ये कैंसिल हो गया 20 से, और आगे आप देखोगे तो यहाँ पर 8 में से 5, 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया, और 3 को हम 20 से गुना कर देंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। मतलब ये निकल गया हमारा डेल्टा पी परसेंट का वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू परसेंट और डेल्टा पी परसेंट दोनों निकल गया है। तो फाइनली यहां पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का प्रयोग करने से, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1 के प्रयोग से क्या आ जाएगा आपके पास, या तो इंग्लिश में लिखना है या फिर हिंदी में, आपकी मर्जी है। तो यहां पर ईडी बराबर डेल्टा क्यू परसेंट आपने जो कितना फाइंड किया था, 50% फाइंड किया था, वो 50% लिख दो इसके जगह पर, और डेल्टा पी परसेंट आपने फाइंड किया था 60%, वो 60 यहां लिख दो। अब अगर ऊपर में जो वो जीरो है नीचे जीरो है तो कैंसिल करिए, और देखिए भाग दे करके कि यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 से भाग देना है। 0 टाइम्स में तो देंगे ही, 5 आ गया, 10 देंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा। यहाँ पर कितने बार में आप दे सकते हैं, 8 बार में, 8 6 48 है ना, फिर 2 आ गया, 10 के बदले 0 उठाएंगे बैठाएंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर से 2 आएगा, मतलब 0.86 आपका आ गया, आप ये कह सकते हो। वैसे तो 1 अंक तक देखना ही काफ़ी होता है इसमें, तो आप कह दीजिए 0.8 आ गया है। ईडी बराबर कितना आया, 0.8। दैट इज, हम लिख देंगे कि ईडी जो आया है वो लेस देन 1 आया, और लेस देन 1 आता है तो क्या बोलते हैं इसको, लेस इलास्टिक डिमांड। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा था, बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हलवा सा क्वेश्चन है।
ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एक और रख दिए हैं जो कि आपको अभ्यास करने होंगे कि मांग की कीमत लोच की गणना करिए। मतलब आपको गिवन है ईडी बराबर आपको कैलकुलेट करना है। यदि कीमत में 10 रुपये से जो वो पहले 10 रुपये था अब 8 रुपये हो जाता है, मतलब कीमत में कमी हो गया। पहले का प्राइस था 10 और अब का प्राइस हो गया ये 8। मांग की मात्रा जो है 500 इकाई से बढ़ करके हो जाता है 800 इकाई। तो मांग की मात्रा पहले था 500 इकाई और अब मांग की मात्रा हो जाता है ये 800 इकाई। तो आपको कह रहा था ना ईडी बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब इसमें भी हमें क्या क्या दिया हुआ है, P1 P2 Q1 Q2। तो जैसा अभी बने बताया था कि डेल्टा P% यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा Q% यहाँ से निकाल सकते हो, वही काम आपको करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये काम खुद से करना ही होगा। सेम तरीका यूज होगा। डेल्टा P% पहले आप कैलकुलेट कर लेना कि डेल्टा P% कैसे निकलता है, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। अब तक तो ये पता चल गया होगा, ठीक है। एंड बाद में क्या कर देना, डेल्टा Q% का भी वैल्यू फाइंड कर लेना। कौन से फॉर्मूला से, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, ठीक है। और जो दोनों से वैल्यू आपके मिलेंगे उसको ले आना यहाँ पर कि ईडी बराबर आप जानते हो डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P% होता है। वैल्यू आपकी निकल जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। अब इस सवाल का जो डायग्राम है वो कैसे प्लॉट होगा, पिछला जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका डायग्राम कैसे प्लॉट होगा, तो वही तरीका है सेम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। प्राइस आपकी जो है वो वाई एक्सिस पर जाएंगे और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर जाएंगे। हमने यहाँ पर रख दिया ये प्राइस के लिए, ये रख दिया क्वांटिटी डिमांड के लिए। प्राइस के लिए हमने लिख दिया P1, क्वांटिटी के लिए लिख दिया Q1। अब देखिए जरा पीछे, पहले का प्राइस हमारा कितना था, इसमें 5 और हो गया था ये बाद में कितना 8, है ना। तो 5 रुपये से 8 रुपया हो गया था। परसेंटेज में देखोगे तो बड़ा क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि प्राइस में 60% का वृद्धि या फिर कमी जो भी है, वृद्धि हुआ था ना, 5 से 8 हो गया तो मतलब वृद्धि हुआ था। तो ये वृद्धि होते हुए दिखा देंगे कितना 60%, परसेंटेज में बात करेंगे 60%। और क्वांटिटी डिमांड वाला दिखा देंगे 50% कम होते हुए, क्योंकि प्राइस को बढ़ते हुए दिखाएंगे तो क्वांटिटी को घटते हुए दिखाएंगे ही, क्योंकि मूल्य पहले 5 था बाद में 8 रुपया हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर 60% प्राइस बढ़ते हुए दिखाएंगे और 50% जो है डिमांड घटते हुए दिखाएंगे। तो ज़्यादा गैप किधर रखना है, प्राइस के साइड में, क्योंकि प्राइस 50% बढ़ गया था, सॉरी 60% ना, हाँ प्राइस 60% बढ़ा हुआ था। तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्राइस जो वो 60% बढ़ गया था और डिमांड जो है यहाँ पर माइनस में बताइए 50% घट गया था। तो पहले वाला बाद वाला दोनों को आपस में मैच करिए और इसको बता दीजिए यही है ईडी लेस देन 1, यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड। नाम दे दीजिए डी। ऐसे आपको काम करने थे। सेम इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हिंट किया है, पूरा पूरा आपका डायग्राम ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ अच्छे से। नहीं बनता है तो पुराना जो पिछले अभी क्वेश्चन बनाए हैं उसको फॉलो कर लेना। जैसे कि ये जो क्वेश्चन बताया था मैंने यहाँ पे, ये वाला सवाल, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना। जो मैंने पैटर्न अपनाए हैं, जो तरीका अपनाया है, इसका डायग्राम भी मैंने बता दिया है और उसी तरीके से इसको मैं हिंट कर दिया, इसका भी डायग्राम तक बना लेना। चलिए अब हमने यहाँ पर रखे हैं सेम टाइप का एक और क्वेश्चन। कैसे यहाँ पर किया है, एक वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई होने पर एक उपभोक्ता उस वस्तु की 50 इकाइयां खरीदता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है पहले का प्राइस जो दिया हुआ है वो 4 रुपया है और उपभोक्ता डिमांड कितना करता है, डिमांड करता है 50 इकाई। कीमत में जो है 25% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, घट जाता है। कीमत जो है वो इस बार
डेल्टा पी परसेंट जो वो कमी आ गया 25%। मतलब एक हमारा P1 तो दिया है लेकिन P2 नहीं दिया है। तो मांग की जो मात्रा है वो अब कितना होने लगा है, 100 इकाई। क्यों? क्योंकि वस्तु सस्ता हो गया 25%, इसलिए डिमांड बढ़ गया, 50 इकाई से 100 इकाई हो गया। तो इसके निकालने के जो है यहाँ पर दो हमारे पास तरीके बनते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा। क्वेश्चन में स्पष्ट बोल दिया ना, अंग्रेजी से पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपया प्रति इकाई था एक वस्तु का दाम। पहले एक कमोडिटी का प्राइस 4 रुपीज हुआ करता था। अ कंज्यूमर परचेजेस 50 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी, उसको कितना खरीदता था, 50 यूनिट परचेज करता था 4 रुपीज के प्राइस के हिसाब से। अब 25% प्राइस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। इंक्रीज डिमांड टू 100 यूनिट्स, जैसे ही प्राइस 25% डिक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है 50 टू 100। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वही पूरा पूरा डेटा लिख दिया कि पहले का प्राइस दिया है, पहले की क्वांटिटी दिया है, प्राइस में कमी कितना आया है 25%, डिमांड कितना इंक्रीज हो गया 50 टू 100 यूनिट्स हो गया। सो हम बोल सकते हैं यहां पर दो तरीका है हमारे पास, बट मैं सिंपल तरीका से आपको बताता हूं। हमें ये तो पता है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। अब मुझे बताओ, डेल्टा पी परसेंट तो दे रखा है 25%, तो हमें डेल्टा क्यू परसेंट किसके हेल्प से निकालना है, Q2 और Q1 के हेल्प से निकाल लेना है। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे कि डेल्टा हमें क्यू परसेंट चाहिए भैया, तो Q2 माइनस में Q1 अपॉन Q1 इंटू 100 कर देंगे। देखिए जरा, हम कर दिए यहां पर 50 माइनस में 100 डिवाइडेड बाई 100। नहीं Q2 तो हमारा जो वो 100 है ना, और Q1 है 50, Q1 कितना है 50 है, इंटू 100। अब यहां पर ये 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ये कैंसिल हो चुका। आ जाइए आगे, यहां पर हमारे पास कितना आएगा, 50 आएगा, 50 को 2 से गुना करेंगे 100 हो गया। तो ये कितना निकल गया हमारा, डेल्टा क्यू परसेंट निकल गया 100। ठीक है, तो हमारे पास जो अब काम बचता है वो सिर्फ ये है कि हम ईडी के वैल्यू जो है यहाँ पर ले आएं, क्योंकि हमने डेल्टा क्यू परसेंट फाइंड कर लिया है और डेल्टा पी परसेंट तो पहले ही से दे रखा था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस में दिया है, बट फॉर्मूला में कहीं माइनस यूज नहीं करना है, उसको इग्नोर किया जाता है। क्यों इग्नोर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर प्राइस में कमी आया तो नेगेटिव तो दिखाएंगे ही, तो डिमांड तो बढ़ेगा ही। तो रिलेशनशिप को बताता है ये नेगेटिव साइन और कुछ नहीं, इसीलिए दुनिया के सभी लोग जानते हैं और आपको भी इस चीज को इग्नोर करना है कि कहीं भी डेल्टा पी परसेंट या डेल्टा क्यू परसेंट में नेगेटिव साइन हो तो उसको फॉर्मूले में यूज कहीं नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर ले लिया डेल्टा क्यू परसेंट, कितना ले लिया 100% है, और डेल्टा पी परसेंट कितना रहेगा 25। अब कहोगे सर नेगेटिव ले लें तो अब क्या होगा, तो देखो होता क्या है, फॉर्मूला भी नेगेटिव साइन के साथ ही रहता है ठीक है, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, और यहाँ पर आपका वैल्यू भी नेगेटिव है। तो आप बताओ कि पहले से यहाँ नेगेटिव हो और आप भी नेगेटिव साइन के साथ इसको 25 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म हो गया। फिर तो बचा क्या आपके पास, मात्र 4 बचा। तो नेगेटिव साइन लेने का कोई फायदा नहीं दिखता, इसीलिए अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि मत लीजिए इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो देखिए यहां पर आपको इंडिकेट कर देना होगा कि ईडी जो आया वो ग्रेटर देन 1 आया। मैं यहीं पर नोट कर देता हूं कि ईडी जो आया है वो ग्रेटर देन 1 आया है, मतलब मोर इलास्टिक डिमांड। क्या निकला ये, मोर इलास्टिक, यानी कि अधिक लोचदार मांग। ठीक है, इसके डायग्राम भी प्लॉट हो जाएंगे बहुत आसानी से। ये लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमें जो प्राइस दिखा देना है वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी डिमांड को क्यूडी लिख सकते हैं शॉर्ट में। प्राइस ये क्वांटिटी डिमांड, P1 है Q1 है। अब हमारे पास क्या है भैया, प्राइस हमें घटा देना है 25%, प्राइस को घटा दीजिए 25%, लेकिन डिमांड कितना बढ़ जाएगा
100% तक डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कर देना है Q2। अब ये हमारा था पहले पॉइंट, ये बाद का पॉइंट। प्राइस में कितना कमी आया है? मात्र 25%। डिमांड कितना बढ़ गया है? तो बढ़ गया है 100% तक डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है वो डी बन गया, डिमांड कर्व। तो लिख दीजिए ईडी जो आया वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ये था पूरा कहानी इस नॉमरिकल सेशन का। यहाँ पर आप लोगों को हर एक टॉपिक मैंने बता दिए। अब वैसा ही मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर होमवर्क के तौर पर रखा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कितना कर रहा है? 20 इकाई, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। जब इसकी कीमत 10% कम हो जाती है तो डिमांड जो है वो 22 यूनिट्स करने लगता है। मतलब डिमांड बढ़ गया, 2 यूनिट्स ज़्यादा डिमांड करने लगा। तो इलास्टिसिटी आपको पता कर लेना चाहिए बहुत आसानी से, क्योंकि डेल्टा P% तो दे ही दिया है और Q1 दे दिया है, Q2 दे दिया है, तो दोनों के बीच का डेल्टा P% निकाल लेना, सॉरी डेल्टा Q% दोनों के बीच का निकाल लेना। डेल्टा P% तो दिया ही है, तो सिर्फ आपको इन दोनों के बीच का डेल्टा Q% चाहिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आपके पास जाएगा। बस एक्टिवली आपको कोशिश करना है बनाने का। कभी कभी ये बात टेबल में दे दिया जाता है, टेबल में अब कहानी रहता कैसे है, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपके सामने आ रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट ये है, ये टेबल दे दिया है तो उसमें देखना होगा वस्तु का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहले वाला मूल्य है और ये बाद वाला मूल्य है, मतलब P1 P2 का पहचान कर लिए। ये Q1 हो गया पहले की क्वांटिटी, ये बाद का हो गया क्वांटिटी। तो हम इसमें दो तरीका अपना सकते हैं। तरीका नंबर 1 बहुत सिंपल वाला बताऊंगा पहले आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर करिए आप गिवन। आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है, दिया है P1 15 है, P2 20 है, Q1 कितना है 200 और Q2 कितना है, Q2 आपका जो वो 120। तो हमें यहाँ पर ये सब नहीं करना था, असल में हिंट कर दिया मैंने आपको, ये समझो। तो अब मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर, क्वेश्चन में मत लिखना। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको वी नो दैट करते हुए। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि ईडी का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। ये बड़ा सिंपल लगेगा आपको, ये मान लीजिए समीकरण 1 है। तो सर डेल्टा P कैसे निकलेगा और डेल्टा Q कैसे निकलेगा, दोनों चीजें यहाँ पर देखिए। तो एंड लिख दीजिए कि डेल्टा Q केवल निकालने हैं, डेल्टा Q % मत निकालना भी। इसको करेंगे Q2 माइनस में केवल क्या Q1। Q2 कितना है 120 और Q1 कितना है 200। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकल गया, माइनस में दिखाते हुए 80 यूनिट्स, यानी कि 80 यूनिट डिमांड कम हो रहा है। और अब क्या करिएगा, एंड आपको फाइंड करने हैं अब डेल्टा P, जैसे कि P2 माइनस में P1। P2 कितना है 20 रुपये है, P1 कितना है 15 है, दोनों के बीच का वैल्यू कितना निकल गया 5। ये क्या है डेल्टा P। अब बताइए आप मुझे, लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन, लिख दीजिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से बनाइए। तो AD का वैल्यू आप देख रहे हो डेल्टा Q% पूछ रहा है, डेल्टा Q% आपने कितना फाइंड किया है 80, माइनस में नहीं लिखना है, बार बार कह रहे हैं आपको। और डेल्टा P कितना है 5 है। P1 यहाँ पर पूछ रहा है, P1 देखिए यहाँ पर 50 है और Q1 कितना है 200 यूनिट्स। तो 15 और यहाँ 200। अब 0 को पहले कैंसिल करिए, फिर आपके लिए और सिंपल क्या हो गया कि 3 पचे 15 और 4 पचे 20। ठीक है, आसान हो गया। आइए नीचे 8 को 3 से गुना कर दीजिए 24 हो गया, 5 को यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए 5 पचे 25 हो गया।
तो आप यहाँ पर सिंपली क्रॉस कर लेना, 24 है, यहाँ पर 25 है, तो 0 टाइम्स में तो देंगे ही आप। यहाँ पर आपका जो सेम 0 आ जाएगा, ये 24 आ गया, दशमलव के बदले 0। अब कितने बार में दे सकते हैं, तो यहाँ पर 4 बार में तो दे सकते हैं, जैसे 20 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 100 हो रहा है ना। अच्छा, हमें देना है कितने बार में इसको, हमें देना है 8 बार में कम से कम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40 के 0, बाकी हाथ में 4, यहाँ पर हो गया 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको 9 बार में भी दे सकते हैं ना। अच्छा, 9 × 5 = 45 के 5, बाकी हाथ में 4, 18 और 4, 18 और 4 जो 22, तो 225 आ चुका। ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब कि 9 बार में 0.9 आप बता दीजिए, मतलब कि ईडी जो आया हमारा वो आया 0.9। दैट इज आप क्या बोल सकते हो, ईडी आपका लेस देन 1 आया, तो क्या कहलाएगा ये, लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि कम लोचदार मांग, या फिर इन इलास्टिक डिमांड भी आप इसे बोल सकते हैं। डायग्राम प्लॉट कर लेना इसका आप लोग, पहले का प्राइस देखते हुए, पहला प्राइस बाद का प्राइस, पहले का डिमांड बाद का डिमांड, इसको देखते हुए डायग्राम प्लॉट कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हैं, तो ये आपके होमवर्क के तौर पर जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने यहां पर रखा है, ये भी आपके होमवर्क के तौर पर जाएगा। ये था पूरा आज का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं, इसका होमवर्क सेम क्वेश्चन है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे ही आप इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये कितना है, इलास्टिसिटी पहले दे रखा है 2, कितना दे रखा है, इलास्टिसिटी जो है वो 2 है, और P1 कितना है 10, P2 कितना है 8, Q1 कितना है, Q1 है आपका 100, और Q2 कितना है पता ही नहीं है। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो इसका, तो सिर्फ आप निकाल दीजिए डेल्टा Q। कैसे निकालेंगे सर, Q2 माइनस में Q1 है फॉर्मूला, Q2 कितना है पता नहीं, X है, Q1 कितना है 100 है, तो ये क्या निकल गया आपका डेल्टा Q। ठीक ना, और सेम तरीके से आप जानते हो यहाँ पर डेल्टा P निकालने के लिए, P2 माइनस में P1, P2 कितना है 8, P1 कितना है 5, कितना निकल जाएगा ये 3, ये निकल गया डेल्टा P। अच्छा 10 है प्राइस, पहले वाला प्राइस तो 10 है, तो यहाँ पर प्राइस आपका जो चेंजिंग निकल जाएगा, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 2। एंड नाउ ED इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन क्या हो जाएगा Q1। डेल्टा Q कितना है, ये रहा डेल्टा Q X माइनस 100, और डेल्टा P कितना है, डेल्टा P देखोगे 2 है। सेम तरीका यूज करिए, सेम, P1 कितना है 10 है, Q1 कितना है, Q1 आपका भी 10 है, सॉरी Q1 तो 100 है। सो यहां पर ये 10 बार में कैंसिल हो गया, और ED का वैल्यू तो दिया होगा पक्का है, 2 दिया होता ना, तो 2 यहाँ पर ED की जगह पर नोट कर दिए। अब हमें यहाँ पर लिखना है 2 इक्वल टू X माइनस 100, और यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 10 था, दोनों मल्टीपल हो गया 20 बन गया। अब नेक्स्ट लिखिएगा 2 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है, तो 20 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो आ गया 40। जैसे 20 को 20 से गुना किए ना, सॉरी 20 को 2 से गुना किए ना, 20 दूना 40, और यहाँ पर X माइनस
100 को 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, x माइनस 100 ही रह जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो 40 है वो तो रहेगा ही, ये बराबर के इस साइड में था 100, अब बराबर के इस साइड में लाएंगे, तुम नेगेटिव वैल्यू के साथ था, अब इधर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ जाएगा 100, और x तो इधर ही रहेगा। तो ये जो है वैल्यू कितना हो चुका 140 इक्वल टू x, मतलब कि 140 इकाई हमारा क्या निकल गया, x2 निकल गया। मतलब देखते हैं प्राइस घटा था तो डिमांड बढ़ गया होगा पक्का, 100 इकाई से कितना निकल गया 140 इकाई, तो डिमांड क्या हुआ बढ़ा, क्यों, प्राइस घटने की वजह से। तो ये था पूरा कहानी, और डायग्राम तो आप लोग इसका सीख चुके हो, डायग्राम प्रैक्टिस करना है आपको। ऐसे ही P1 गायब कर देता है तब भी आप बना लोगे, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू सेम फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा P डेल्टा Q ये सब फाइंड करिए, ये फॉर्मूला लगाइए, दोनों पता चल जाएगा, डेल्टा Q डेल्टा P ये फॉर्मूला यूज कर लेना, बाकी प्रोसेस तो आगे बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा खेला है इक्वेशन का। एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको हिंट कर देता हूँ, केवल हिंट करने से ही बन जाएगा। कई बार सवाल फंसाने की कोशिश की जाती है। सवाल फंसाने की कोशिश कैसे किया जाता है कि आपको टेबल में दे देता है पूरी बात, लेकिन कहता है कि जब वस्तु का मूल्य 6 रुपये से बढ़कर के 8 रुपये हो जाता है, मतलब व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 6 to 8, तो सिर्फ उसी पर ध्यान देना है कि प्राइस जब 6 रुपीज़ था और जब 8 रुपीज़ हो जाता है, मतलब हमें ये ध्यान देना ही नहीं है क्वेश्चन के अनुसार, इस पर ध्यान देना ही नहीं है। किस पर ध्यान देना है, 6 बोला ना प्राइस, तो इसको P1 मान लो, बाद में प्राइस क्या बोला 8 रुपीज़। अब P1 पता चल गया तो उसके सामने वाला क्वांटिटी पता चल गया कि ये Q1 होगा, और अगर P2 है तो इसके सामने वाला Q2 पता चल गया। मतलब जो पहली वाला डेटा था ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ था, तो ये कर दिया हमने पूरा सफाया। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डेल्टा P निकाल लेना, यहाँ पर दोनों के बीच में डेल्टा Q निकाल लेना। आप चाहें तो दोनों के बीच में डेल्टा P% भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर P2 माइनस में P1 अपॉन P1 इंटू 100 करके निकाल सकते हो। और इसका क्या निकलेगा, डेल्टा Q% इक्वल टू निकल जाएगा Q2 माइनस में Q1 अपॉन क्या Q1 इंटू 100। फिर दोनों का जो समीकरण है वो एक ही साथ में ले आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला आपका, क्योंकि डेल्टा Q% आप फाइंड कर चुके होगे और डेल्टा P% भी फाइंड कर चुके होगे, दोनों का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं पर सारी बातें रहेगी, और जैसे कि मैंने आपको बार बार समझाया है कि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके अंदर और कोई नॉमरिकल ऐसा नहीं है, जो भी टाइप थे आपको मैंने बता दिए हैं। यही आपका जो है प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब मांग की लोच या फिर मांग की मूल्य लोच, दोनों सेम बात है। यह है मांग की लोच और यह है मांग की मूल्य लोच। क्वेश्चन तो दे दिया है SW में, ठीक है, आपको डायग्राम सहित बनाने हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर हो चुका है द एंड। तो अब लोग जो भी चैप्टर आएगा वो कौन सा आएगा भैया, अब आएगा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन 2 टॉपिक पर बात करेंगे। वहीं पर आपका सप्लाई वाला टॉपिक भी है, वहीं पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू का भी पार्ट है। तो तीसरे चैप्टर के साथ पूरा जो कहानी अब चलने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ पर मांग की लोच समझा, वैसे ही चैप्टर 3 के अंदर पूर्ति की लोच भी रखा गया है। सेम फॉर्मूला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।